नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं साम्राज्यवादी विचारधाराओं के बारे में। इस लेक्चर में हम साम्राज्यवादी विचारधाराओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी साम्राज्यवादी विचारधाराएं थी जिन्होंने भारत पर अंग्रेज़ों के शासन को प्रभावित किया, है ना। जैसे उपयोगितावादी, इंजीलवादी विचारधारा क्या होती है, इस प्रकार की विचारधाराओं के बारे में हम जानकारी हासिल इसमें करेंगे, है ना। ब्रिटेन में कौन कौन सी विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी, उपयोगितावादी विचारधाराएं, फ्री ट्रेड वाली, है ना, उनकी वजह से भारत में शासन किस प्रकार से प्रभावित हुआ, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, है ना। ये इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि देखिए, अगर मेंस में क्वेश्चन बन जाए कि ब्रिटेन की कौन सी विचारधाराएं, साम्राज्यवादी विचारधाराएं थी जिन्होंने भारत पर शासन को प्रभावित किया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है प्लास्टिक टू पार्टीशन नाम की बुक से मैं ये लेके आया हूँ पूरा, तो वो उस किताब से देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। वो किताब अगर आपने नहीं खरीदी तो एक बार खरीद लीजिएगा। और जब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री आप इससे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टली यहीं से उठा के पूछे हों, ऐसा लगता है। तो इसलिए ये किताब से मैंने ये चैप्टर आपके लिए मैं लेके आया हूँ, है ना। तो साम्राज्यिक विचारधाराओं के बारे में देख लेते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक किस किस प्रकार से साम्राज्यवादी विचारधाराएं भारत में फलती फूलती है, ठीक है ना। तो 16वीं सदी में देखिए, आयरलैंड की जीतने के बाद अंग्रेज अब धीरे धीरे कहाँ से आयरलैंड से किधर बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं। और अमेरिका के बाद में वो किधर जीतना शुरू करते हैं, अफ्रीका होते हुए फिर भारतीयों को जीतना वो शुरू करने लगते हैं। और वो जीतते हैं उसको नाम क्या देते हैं कि जो भी ये पिछड़े जनगण है ना, जो भी पिछड़े लोग हैं, उनको सभ्य बनाना हमारा उद्देश्य है। पता नहीं इनको ठेका किसने दे दिया था सभ्य बनाने का, है ना। इन्होंने पता नहीं, ये देखो जिम्मेदार रोमनों की भूमिका में ये नजर आते हैं, यानी कि जो भी असभ्य लोग हैं ना इस दुनिया में, उन सबको सभ्य बनाएंगे। और ये जिम्मेदारी किसकी है, हम जो रोमन लोग हैं ना, हमारी ये जिम्मेदारी है। अगर इस ब्रिटेन के ये साम्राज्य के इतिहास को हम देखें तो इसे दो चरणों में बांटा जा सकता है। कौन सा? पहला चरण तो अटलांटिक पार, है ना, अटलांटिक ओशन। जैसे मैं नाम बोलूँ आपका आ जाना चाहिए कि ब्रिटेन, और फिर इधर देखा जाए उसके पश्चिम में जाए अमेरिका, तो उनके बीच में जो है वो अटलांटिक महासागर है। तो पहला इनका अगर हम देखें चरण तो किधर रहता है, वो रहता है अटलांटिक महासागर के पार, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में फैला हुआ होता है। दूसरे चरण में अगर आ जाएं हम, तो दूसरे चरण में इसका साम्राज्य का विस्तार होता है एशिया और अफ्रीका की ओर, है ना। और ये जो पहला चरण होता है वो कब होता है, 1763 की जो पेरिस की संधि होती है ना, उसके पास होता है ना। माफ़ कीजिएगा, दूसरा चरण होता है शुरू इससे, पेरिस की जो संधि होती है, जो सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। और फिर वहाँ पर 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध चलने के बाद में 1763 में वहाँ पर एक पेरिस की शांति जो संधि हो जाती है। ये संधि क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पिछले वाले लेक्चर्स में, है ना। अब यहाँ देखिए, इन दोनों साम्राज्य के बीच में जो ढांचागत अलगाव क्या था, उनके संपर्क किस प्रकार से हुए, इस बहस में हमें पढ़ना नहीं है ना। हमारे यूपीएससी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पीएचडी करनी है इस पर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हमारे लिए कह देना क्या ये यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा कि ब्रिटेन में जो सैनिक निरंकुशता का जो सोपानक्रम पैदा हुआ और जो नस्लीय असहिष्णुता वहाँ पर पैदा हुई, जो मूल्य वहाँ पर पैदा हुए, उनकी देखिए क्षेत्रीय साम्राज्य की वहाँ पर जो स्वीकृति थी वो बढ़ने लगी थी। होता क्या था वहाँ पर, देखिए सैनिक निरंकुशता का मतलब क्या है, अब सेना उनकी बाहर जा रही है, जीत रही है, इससे वहाँ के लोगों को अच्छा महसूस होता था कि जब जब वो कहीं जीते थे तो वहाँ पर एक क्षेत्रवाद की भावना पैदा हो रही थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में, है ना। फिर 18वीं सदी में ब्रिटेन में जो देशभक्ति की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उससे पहले वहाँ पर देशभक्ति की भावना इस प्रकार से नहीं हुआ करती थी, जो कि भारत में बहुत लेट पैदा हुई है हमारे यहाँ। तो जब अपने यहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलते हैं, सुधारवादी आंदोलन होते हैं, तो वो सामाजिक सुधारवादी आंदोलनों की बदौलत ही हमारे यहाँ जो है राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र भावना पैदा हो पाती है। ये पहले ब्रिटेन में वहाँ पर ब्रिटेन में शुरू हो जाती है राजभक्ति, जिसमें क्या होता था कि अगर समुद्र पार अगर आपका कोई उपनिवेश है तो इससे वहाँ के लोगों को गौरव महसूस होता था, वहाँ के आम नागरिक को भी इतना मज़ा आ जाता था कि भाई साहब हाँ, हम ही जो है वो जो उपनिवेश है उसके स्वामी हम ही है, ऐसा हो जाता था। जैसे आज नहीं, कुछ लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे करते हैं, तो मंदिर बनता है, भले वो डायरेक्टली जीवन में कभी मंदिर जाए ही नहीं, उनको कुछ मतलब ही नहीं है, उनको एकदम मज़ा आ जाता है ना। वैसा ही इनको एकदम मज़ा आ जाता था कि अरे वाह, भारत को जीत लिया इन्होंने, हो भारत के स्वामी हो गए हम, चाहे छोटा सा आदमी हो। तो ये वहाँ पर इस प्रकार से देशभक्ति की भावना और क्षेत्रवाद की भावना वहाँ पर फैलने लगी थी, जिसको गरिमा का जो है महत्व वो समझा करते थे। अब देखिए ज्ञानोदय हो जाता है वहाँ पर 17वीं 18वीं शताब्दी में
ब्रिटेन में ज्ञानोदय होता है। अब आप कहोगे ज्ञानोदय क्या होता है? देखिए आज जो भारत में आज भी अपने यहाँ तो देखिए बहुत सारे अंधविश्वास है, मगर अभी तो बहुत सुधार हो चुका है। परंतु देखिए ब्रिटेन जैसा आज वहाँ पर तर्कवादी सोच है, वैज्ञानिक सोच है, हमेशा से ऐसे सोच वहाँ नहीं हुआ करती थी। वहाँ तो हमसे ज़्यादा यूरोप, जो पश्चिमी यूरोप और यूरोप है, पूर्वी यूरोप वगैरह, वहाँ तो हमसे ज़्यादा वहाँ पर रूढ़िवादिता और अंधविश्वास हुआ करते थे, है ना। परंतु हुआ क्या, 17वीं 18वीं शताब्दी में वहाँ के जो भी बौद्धिक लोग हुए, जो विचारधारा वाले बड़े बड़े लोग हुए, जो विद्वान हुए, उनकी बदौलत वहाँ पर एक आप प्रबोधन का उदय होता है। उस प्रबोधन काल में क्या होता है कि विज्ञानवाद, तर्कवाद, इसकी भावना जो है वो विकसित होती है। भाई चर्च जो है वो राज्य से अलग होना चाहिए, ये सारी भावनाएं वहाँ पर विकसित होने लगती है। जैसे कि पहले चर्च में होता था, जैसे चर्च कहता था वैसा मानना पड़ता था कि अगर आपको अगले जन्म लेना है तो आपको सोने का सिक्के देने पड़ेंगे, ये वो। फिर तर्कवाद, वैज्ञानिकता का वहाँ पर विकास हुआ कि नहीं यार, ये इससे इसका अगले जन्म से इसका क्या मतलब है ना। इसलिए चर्च जो है वो अलग काम करेगा, राज्य अलग काम करेगा। राज्य दखलंदाजी नहीं करेगा चर्च में, ना चर्च राज्य के काम में दखलंदाजी करेगा, है ना। तो विज्ञानवाद और तर्क का उदय वहाँ पर होता है, जो अंधविश्वास वहाँ पर होता है। देखिए अब अंधविश्वास की तो आप मानोगे नहीं, अंधविश्वास ऐसा था कि जैसे वहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करता था कोपरनिकस, कहानी आपको मैं सुना दूँ। कोपरनिकस नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। इस कोपरनिकस नाम के व्यक्ति ने ये कह दिया कि पृथ्वी जो है ना वो सारे ग्रहों के केंद्र में नहीं है, सारे ग्रहों के केंद्र में जो है वो है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी समेत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये वाली बात इसने कह दी थी। तो और ये वाली बात चर्च के खिलाफ थी, क्योंकि चर्च क्या कहता था कि पृथ्वी जो है वो केंद्रीय है, वो केंद्र में है, और सारे ग्रह सूर्य समेत उसके चक्कर लगाते हैं। तो कोपरनिकस को ये वाली बात कहने के नाम पे कोपरनिकस को फांसी दे दी गई थी। और एक बार फांसी देके इनका पेट नहीं भरा तो हर साल इसकी जो हड्डियां होती थी ना, उनको अस्थि को कंकाल पंजर को निकालते थे, अस्थि पंजर को, और उसको फांसी देते थे हर साल कोपरनिकस को। इस प्रकार से घोर वहाँ पर अंधविश्वास हुआ करता था। परंतु ये लोग सुधरे, और ये सुधर के देखिए विज्ञानवाद और इसको बढ़ावा दिया। इसीलिए पूरे वर्ल्ड पर जो है एक ज़माने में इसका शासन हुआ करता था ब्रिटेन का। मगर आज भी दुर्भाग्य हमारा ये है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस उन्हीं जो फालतू के जो धर्म ग्रंथ जो अपने हैं, जिनमें अंधविश्वास भरा पड़ा है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो हैं, उन अंधविश्वासों की ओर अभी भी जाते हैं। अभी भी अपने यहाँ झाड़ फूक चलता है ना। अभी भी यहाँ पे तंत्र वंत्र सब माना जाता है। तो अब देखिए वो सुधर गए और आगे निकल गए, हम अभी भी नहीं सुधरे, इसीलिए हम वहीं हैं, नहीं तो हम भी विकसित देश बन जाते अब तक, है ना। तो ये वाली बात है, ये है उदारवाद। ये हुआ वहाँ पर ज्ञानोदय। ज्ञानोदय के बाद में देखिए अंग्रेज जो लोग थे और जो पश्चिम के लोग थे, यूरोप वाले, वो लोग अपने आप को पूर्व वालों के मुकाबले ज़्यादा आधुनिक और सभ्य बताने लगे। इससे पहले तो हम लोग आधुनिक और सभ्य हुआ करते थे इनसे। हमारी सभ्यता देखा जाए तो इनसे ज़्यादा पुरानी है, हम लोगों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। पर फिर हुआ क्या अपने यहाँ कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन जिसने किया, उस जाति को ही नीचे इन्होंने बताना शुरू कर दिया। भाई चमड़े का काम करने वाले को उन्होंने नीचे बताना शुरू कर दिया। अब भाई चमड़े में इन्वेंशन करेगा, चमड़े की कितनी सारी चीज़ें बनती थी, अब उसको तुमने कर दिया। लोहे का काम बनाना, जो टेक्नोलॉजिकल काम है वो इन्वेंशन करता, तलवार बनाना, ये उसको नीची जाति तुमने घोषित कर दिया। इस प्रकार से जो अपने इन्वेंशन कर सकता था, उस आदमी को उन्होंने नीची जाति घोषित करके उसको ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे भारत में जो है फिर हम लोग पिछड़ गए इन लोगों से। नहीं तो एक ज़माने में हम इनसे ज़्यादा सभ्य हुआ करते थे, ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ करते थे, है ना। परंतु अब देखिए ज्ञानोदय के दम पर जो ये हुंकार भरने लगे पश्चिमी यूरोप वाले लोग कि हम जो है सबसे ज़्यादा सभ्य है दुनिया में, हमें भगवान ने ठेका दिया है कि हम सारी दुनिया को सभ्य अब बनाएंगे, है ना। तो वही जो ये तथाकथित सुधार का युग कहा जाता है, उसका आरंभ इसको कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम बात कहें तो अंग्रेजों की जो भारत के से संबंधित जो साम्राज्यवादी विचारधारा हुआ करती थी, वो इस प्रकार की ही बौद्धिक और राजनीतिक जो धाराएं वहाँ पर बहती थी, जो होती थी वहाँ पर, उन्हीं जवाबी धारा और उनका परिणाम हुआ करती थी भारत में, जो उसका परिणाम निकला। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन में जो विचारधाराएं पनप रही थी, उनका असर कहाँ पर पड़ रहा था? भारत पर पड़ रहा था। और भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ दूसरे जो उनके उपनिवेश हुआ करते थे वहाँ पर पड़ रहा था उनका, है ना। ठीक है। और दूसरा क्या था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि भारत के अंदर ही जो परिस्थितियां बन जा रही है, जो ब्रिटेन वालों के आप कह दो कि कंट्रोल में नहीं है, उसके आधार पर भी कुछ अपने यहाँ जो है नीतियां अपनाई जा रही थी। जैसे अपने यहाँ मान लो एक राज्य को जीत लिया, अब ये परिस्थिति ऐसी बन गई कि दूसरा राज्य ने हमला कर दिया तो हमें हमला करके उसको जीतना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो स्थानीय परिस्थितियां थी,
उन्होंने भी भारत की नीतियों को प्रभावित किया। और जो ब्रिटेन में जो ये ज्ञानोदय के बाद में जो ये विचारधारा चल रही थी, उन विचारधाराओं ने भी भारत संबंधी नीतियों को प्रभावित किया, है ना। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें हम और आगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार देखिए कई वर्षों तक भारत में क्या किस प्रकार से व्यवहार करती रहती है। कई सालों तक तो वो एक शासक की तरह काम करती रहती है भारत में, है ना, यानी एक अधीनस्थ शासन के जैसे ही वो काम करती रहती है। जैसे शुरू में जब ब्रिटेन वाले भारत पर सत्ता जमाते हैं अपनी, तो वो क्या करते हैं, मुगल बादशाह की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं, सिक्के डालते हैं तो उसमें मुगल बादशाह का नाम होता है, राजभाषा फारसी को स्वीकार करते हैं। कोई भी आदेश इनका होता है तो उस आदेश पर नाम क्या होता है, भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर के ओर से, ये जो भी सम्राट हुआ करते थे उसके। बंगाल में भी अगर इन्होंने शासन चलाया तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि द्वैत शासन उन्होंने चलाया 1765 से लेकर 72 तक। उसमें क्या था, सारा काम नवाब के नाम पे होता था। समझ रहे हैं आप बात, इस प्रकार से। और अगर देखें हम जो अब यहाँ पर कानून कौन से लागू करेंगे, तो हिंदू और मुसलमानों के जो कानून हुआ करते थे वही लागू करती थी अदालतें, है ना। तो शुरू में क्या हुआ करता था कि अधीनस्थ राजा की एक अधीनस्थ शासक के तौर पे इन्होंने काम करना भारत में शुरू किया था, है ना। इसलिए तो लॉर्ड क्लाइव की जो दोहरी सरकार है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, द्वैत सरकार 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक, वो इसीलिए करते थे। शुरुआत में ये एक अधीनस्थ शासक के तौर पर ये काम करते जा रहे थे, जिसमें क्या होता था कि देखिए फौजदारी काम जो है वो तो नवाबों को दे दिया गया, और दीवानी काम जो है और जो भी पैसे से संबंधित काम है अंग्रेज अपने पास रख लेते थे। बाकी तुम्हें न्याय देना है, ये करना वो करना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दीवानी का मतलब क्या होता है, पैसे से धन संबंधित से ही तो मतलब है ना। दीवान नियुक्त किया जाता था किसी को, तो दीवान का मतलब यही होता था, वो वित्त मंत्री के जैसा होता था पूरा, है ना। अब देखिए इस काल तक होता क्या था, शुरुआत के काल में कंपनी भारत में कोई भी देखिए डायरेक्ट हस्तक्षेप यहाँ नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि यार हम बाहर के लोग हैं, अगर हमने हस्तक्षेप किया इनके रीति रिवाज किसी में भी, तो ये लोग तो हमें उठा के बाहर फेंक देंगे, यहाँ पर उथल पुथल मच जाएगी, क्रांति मच जाएगी, है ना। इसलिए वो क्या करते थे, धीरे धीरे शुरुआत में पहले भारतीयों के तौर तरीकों से ही वो भारत के लोगों पर शासन करने लगते हैं, है ना। फिर आगे धीरे धीरे जब उनका हो जाता है, तो फिर जब वो यहाँ पर थोड़े थोड़े स्थायी हो जाते हैं और यहाँ के लोग भी फिर सुधारवाद की भावना जो है उनके भी मन में आती है, वो लोग थोड़ा इसको मुद्दा उठाने लगते हैं सुधारवाद का, तब जाके वो उस ढांचे का आंगलीकरण शुरू करते हैं। नहीं तो मैंने आपको बताया कि रजा मुराद को ही वहाँ पर नियुक्त किया जाता है, कहाँ पर, बंगाल में। दीवान पहले उसे ही तो नियुक्त किया जाता है, भाई आप जो है हमें वित्त वसूल के दोगे, सारा कर वसूल के दोगे, है ना। इसी प्रकार से शुरुआत में ये क्या करते हैं, भारत पर ये शासन करते हैं भारत के कानून तौर तरीकों के हिसाब से, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब पतित व्यवस्था का विचार जो है भारत में क्या था कि अब हमारी जो अपनी हमारी सभ्यता है, इस वक्त पतन इसका हो गया है। ये एक प्रयोजनवादी विचारधारा हुआ करती थी। अब ये प्रयोजनवादी विचारधारा यानी टेलीलॉजिकल क्या होता है, देखिए एक होता है टेलीलॉजिकल, एक होता है डिएंटोलॉजिकल। टेलीलॉजिकल वाले क्या होते हैं कि वो सिर्फ परिणाम पे फोकस करते हैं। अगर किसी व्यवस्था का या किसी बात का परिणाम अगर सकारात्मक आ रहा है तो फिर उसका साधन कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये कहते थे टेलीलॉजिकल। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो कि मान लो अगर किसी को सुख मिल रहा है किसी कार्य करने से, जैसे कि मान लो मुझे सुख मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को किसी को मर्डर करने में सुख मिल रहा है, तो साधन इनका चाहे कुछ भी हो, मान लो धन कमाना जो है ना मेरा एक उद्देश्य है, धन कमाना सही बात है, परंतु अब वो चाहे चोरी करके धन कमाओ, तुम डाका डाल के तुम कमाओ कि मेहनत करके कमाओ, ये टेलीलॉजिकल वाले को मतलब नहीं है। इनका एक उद्देश्य है, ये साधन पे नहीं साध्य पे फोकस करते हैं, है ना, कि बस एम्स क्या है उस पर मैं फोकस करूंगा, मेरे को पैसा मिल गया बस मेरे लिए ये बहुत है, ये इस पे। और एक होते थे डिएंटोलॉजिस्ट। डिएंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो भाई साधन तो होना ही, साध्य तो होना ही चाहिए पवित्र, साथ ही साथ साधन भी जो है वो पवित्र होना चाहिए। यही दोनों फर्क होते हैं महात्मा गांधी और भगत सिंह की विचारधारा में, है ना। भाई आज़ादी हमको चाहिए, ये विचार, ये दोनों लक्ष्य तो गांधी का भी है और भगत सिंह का भी है, मगर गांधी जी क्या चाहते हैं कि आज़ादी किस मार्ग से आएगी, कौन से रास्ते से आएगी, वो जो साधन होगा ना वो भी पवित्र होना चाहिए। मगर भगत सिंह क्या कहते हैं, नहीं साधन कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, आज़ादी मिलनी चाहिए, है ना, चाहे वो मार काट करके मिलो,
हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, मतलब गांधी जी नहीं, आज़ादी मिलनी चाहिए मगर उसका साधन सही होना चाहिए, अहिंसात्मक साधन होना चाहिए। ये टेलियोलॉजिकल और डियोंटोलॉजिकल जो विचारधारा है उसमें फ़र्क है। ये आपको GS4 में भी काम आएगी ये विचारधारा, और यहाँ पर भी काम आएगी, है ना। समझ में आ गया। अब आगे चल लेते हैं। अब भारत में अगर देखा जाए शुरुआत में, तो भारतीय संस्कृति और परंपरा को जानने की इच्छा यहाँ पर शुरुआत में पाई जाती थी। जैसे विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति हुए, है ना, विलियम जोन्स जैसे व्यक्तियों ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने ये प्रयास किया कि भारतीय भाषाओं को जानने का इन्होंने प्रयास किया, भारतीय भाषाओं को इन्होंने पढ़ा, संस्कृत को इन्होंने जाना, फारसी को इन्होंने जाना, और ऐसे ज्ञान विज्ञान को इन्होंने जाना ताकि भारतीय लोगों पर आसानी से शासन किया जा सके भारतीय लोगों के हिसाब से। इससे पहले क्या हुआ करता था कि ये जो भी ज्ञान हुआ करता था उस पर किसका अधिकार हुआ करता था, हिंदू और मुसलमान जो विद्वान हुआ करते थे, पंडितों और मौलवियों का, उनका ही तो हुआ करता था। भाई अपने हिंदू समाज में ये क्या था कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, उनमें ब्राह्मणों को सिर्फ इनका विद्या का अधिकार हुआ करता था, है ना, ऊपर वाले ब्राह्मण क्षत्रिय को हुआ करता था, शूद्र लोगों को हुआ ही नहीं करता था। उनमें से भी सबसे ज़्यादा ज्ञान कौन रखता था, तो ब्राह्मण रखा करते थे। तो और मुसलमानों में भी एक और तो हुआ करता था कि मौलवी लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे, बाकी तो नहीं पढ़े लिखे हुआ करते थे। कहाँ साक्षरता दर अपनी थी वहाँ पर देखिए आप। तो इन तब तक इन्हीं पे अधिकार हुआ करता था। तो इन लोगों ने उनको पढ़ा, है ना, और इन लोगों ने पढ़ के क्या किया, संस्कृत भाषा, यूनानी भाषा और जो लातिनी भाषा हुआ करती थी, उन दोनों सारी भाषाओं के बीच में संपर्क स्थापित कर दिया। और ये कहने लगे कि अरे ये संस्कृत भाषा ये तो अपनी यूनानी भाषा जैसी ही है, ये तो लातिनी भाषा जैसी ही है, मतलब ये तो भाई बहनें बहनें ही हैं ये भाषाएँ। तो इसका मतलब हमारी संस्कृति कभी ना कभी तो एक रही थी, है ना, कभी ना कभी हमारी संस्कृति एक रही थी, हम कभी ना कभी एक ही थे, तभी तो भाषाएं मिल रही है हम लोगों की। और हम आपकी सभ्यता भी देखिए, हमारी जितनी प्राचीन सभ्यता है। इसलिए शुरुआत के जो लोग भारत में आए, जिन्हें प्राच्यवादी विचारधारा के लोग भी कहा जाता है, तो वो प्राच्यवादी विचारधारा के लोग क्या करते थे, वो विद्वान भारत के लोगों को अपनी सभ्यता के बराबर हमारी सभ्यता को गौरव देते थे कि तुम्हारी सभ्यता भी देखिए हमारी सभ्यता के बराबर पुरानी है ना। ठीक है, फिर देखिए यहीं से प्राच्यवादी परंपरा की शुरुआत होती है। ये जो मैंने आपको बताया, यहीं से प्राच्यवादी विचारधारा की शुरुआत होती है। और इसके उदाहरण आप देखिए, कलकत्ता मदरसा 1781 में बनाया जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाई जाती है, और संस्कृत कॉलेज बनारस की 1794 ईस्वी में बनाई जाती है। ये किस लिए, ये बनाई इसलिए जाती है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान जो है उसका अध्ययन किया जा सके और उसको भारतीय जो शासन है उसमें कार्य लिया जा सके उसका। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रख लेना है। यहाँ पर फैक्ट के तौर पर क्या कि कलकत्ता मदरसा कब बना था, 1781 में। क्रोनोलॉजिकल तौर पर अगर आपसे लगवाने के लिए पूछे तो आप कलकत्ता मदरसा सबसे पहले, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और उसके बाद में बनती है संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। ये तीनों का निर्माण हो गया 1781, 1784 और 1794 में, है ना। इन सब का उद्देश्य यही हुआ करता था कि भारतीय भाषाएं और जो ग्रंथ हैं उनका विश्लेषण किया जाए और उनके अध्ययन को प्रोत्साहन भी दिया जाए, ठीक है ना। और भारत की खोज करते हुए प्राच्यवादी विद्वान इस क्रम में भारतीय परंपरा को एक खास ढंग से परिभाषित भी कर रहे थे। अध्ययन तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ उसको एक खास तरीके से परिभाषित करते जा रहे थे ताकि उससे उनका उद्देश्य पूरा हो सके। देखिए अगर वो हमारी सभ्यता को अब अपने यूरोपीय सभ्यता के बराबर पुरानी होने की अगर हमें गौरव प्रदान कर रहे थे ना, उसमें उनका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है उसमें? उनका फ़ायदा ये है ताकि वो हम लोगों को ये दिखा पाए कि हम और आप तो समान हैं, इसलिए हम आप पे शासन कर रहे हैं, तो हम तो आपके लोग ही हुए, बाहर के लोग नहीं है। अगर हम आप पे शासन कर रहे हैं, अगर कुछ लोग उनको ये कह के विरोध करते हैं कि आप तो बाहर के लोग हो, आप हम पे शासन कैसे कर सकते हो, तो अगर वो ये साबित कर दे कि हम और आप तो एक ही हैं, हम और आप एक ही है। जैसे नहीं आज मोदी जी करते हैं कि गुजरात से मेरा ये संबंध है, अरुणाचल प्रदेश से तो मेरा ये संबंध है, नेपाल से तो मेरा ये संबंध है, उदयपुर से तो मेरा ये संबंध है क्योंकि चेतक की माँ जो थी वो गुजरात से हुआ करती थी, ये मेरा संबंध है। ये ताकि उनको ऐसा दिखाया जा सके कि मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं यहीं का आदमी हूँ, है ना, ताकि वो लोग मेरा विरोध नहीं करें। तो ऐसा ही अंग्रेज किया करते थे, है ना। समझ रहे? इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए ऐसे, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए इतिहास, आपको पता लगेगा ये सब चीज़ें, है ना। फिर देखिए, माफ़ कीजिए कहाँ आ गए, हाँ यही हैं, ठीक है। भारतीय परंपरा को एक खास ढंग से परिभाषित भी कर रहे थे। आगे चलकर भारत के बारे में सबसे प्रामाणिक विचार फिर इन्हीं को माना जाने लगा, जो ये इन्होंने हमें परिभाषित करके जो ज्ञान बताया, है ना। और इससे उपनिवेशी राजसत्ता को एक वैधता प्राप्त होगी इसकी, क्योंकि हम तो अंदर के आदमी, बाहरी लोग हैं ही नहीं है ना। और प्राच्यवादी यूरोप वालों की शक्ति द्वारा ऊपर से थोपा गया ज्ञान माना है किसने? एडवर्ड सईद नाम के एक, ये आपको हर विद्वान के यहाँ पर नाम याद नहीं रखने, तो एडवर्ड सईद नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा
कि ये प्राच्यवाद वाले, ये यूरोप वाले थे, प्राच्यवादी यूरोप वाले, ये क्या इन्होंने क्या किया, ये जो ज्ञान इन्होंने थोपा ये ऊपर से थोपा भारतवासियों पर। जबकि यूजिन इर्शिक नाम का एक विद्वान है, वो कहते हैं कि प्राच्यवाद का जन्म जो है वो कब कहाँ से कहाँ हुआ, उनका तो संवाद की एक प्रक्रिया से ही हुआ है ना, जिसमें उपनिवेशी अधिकारी, भारतीय टीकाकार और देसी जानकार एक सहयोग मूलक बौद्धिक कार्य के रूप में भाग ले रहे थे। समझ में आया आपको बात? मोटा मोटी तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने जो भी परिणाम बाहर निकाले, जो भी निष्कर्ष निकाले कि आपकी सभ्यता हमारी जितनी पुरानी है, हम जो है यहाँ पर भला करने आए हैं, या जो है हम बाहरी नहीं है, ये सब ज्ञान जो है इसके ऊपर हमारा भारतीय लोगों को कोई इस पर नियंत्रण नहीं था। जो इन्होंने कहा वो तो हमको मानना पड़ा, हम लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी भाई। संस्कृत हो गया और ये जो बड़ी बड़ी भाषाएं हुआ करती थी, ये तो विद्वानों की भाषा समझी जाती थी, आम लोगों के समझ में ही नहीं आती थी। आज अगर कोई आदमी कहता है कि संस्कृत भाषा जो है उसका पतन हो गया, तो उसका पतन किसी और ने नहीं किया है, उसका पतन संस्कृत के जानने वालों ने ही किया है, क्योंकि वो उसको सिर्फ विद्वानों की भाषा बना के रख दिया उन लोगों ने। दूसरे लोग जो है उसमें कुछ कर ही नहीं पाए, सामान्य लोगों की भाषा में वो बात नहीं करते। मान लीजिए आज इंग्लिश में कोई आदमी लिटरेचर लिख के, कोई निबंध लिख के, कोई भी नॉवेल लिख के गाँव के लोगों को जाके सुनाने लगे, भाई अभी भी तो अपनी अधिकांश जनसंख्या गाँव में ही रहती है, और गाँव के लोगों को तो इंग्लिश कम आती है ना। बहुत कम लोग ऐसे जिनको इंग्लिश आती होगी, तो वो लोग इंग्लिश से उनको क्या मतलब है। वैसे ही उनको संस्कृत से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती थी। संस्कृत सिर्फ शादी ब्याह और उत्सव में काम आने वाले, एक मंत्रों के उच्चारण के रूप में काम आने वाली भाषा बनकर रह गई थी, है ना। इसलिए हमको कोई ज्ञान नहीं था कि ग्रंथों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अंग्रेजों ने जो हमको बोला अनुवाद करके कि ये लिखा है, वो हम लोगों ने मान लिया, है ना। तो व्यवहार में प्राच्यवाद अपने आरंभिक चरण में वॉरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत कंपनी की सरकार की नीतियों में लागू होते हुए देखा जा सकता है ना। तो जो जो विचारधारा से जो जो प्रशासक प्रभावित होगा, उसका प्रभाव उसकी नीतियों में भी दिखेगा, है ना। अब आप देख सकते हैं कि जब कांग्रेस सरकार में आती है तो वो अलग प्रकार की नीतियां बनाती है, जब बीजेपी सरकार में आती है तो वो अलग प्रकार की नीतियां बनाती है। क्यों बनाती है? वो कौन सी विचारधारा से प्रभावित है, इनका उनकी नीतियों पर प्रभाव पड़ता है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स शुरुआत में 1784 से लेकर 85 तक इसका कार्यकाल रहता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसका ये प्राच्यवादी आदमी हुआ करता था, तो इसका प्रभाव देखिए उनकी उसकी नीति पर पड़ा। और इस परंपरा का मूलभूत सिद्धांत क्या था कि विजित जनता पर उसके अपने कानूनों के आधार पर शासन किया जाना चाहिए, है ना। ये बात विजित जनता पर शासन किस आधार पर किया जाना चाहिए, उसके अपने कानूनों के अनुसार, उसकी अपनी संस्कृति के अनुसार उस पर जो है शासन किया जाना चाहिए। ये था प्राच्यवादी विचारधारा। अगर आप पूछते प्राच्यवादी विचारधारा और पाश्चात्यवादी विचारधारा में क्या फर्क था, तो प्राच्यवादी विचारधारा तो हमने देख ली, पाश्चात्यवादी विचारधारा भी आगे देख लेंगे, है ना। इसलिए उसे भारतीय समाज संबंधी ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता थी, और इसी प्रक्रिया को गौरी विश्वनाथन ने उल्टा प्रसंस्कृति ग्रहण कहा, रिवर्स एक्लचराइजेशन इसने कहा, है ना। अब रिवर्स एक्लचराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्लचराइजेशन का मतलब पहले आप समझिए। एक्लचराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा कोई भी होता है, वो आधुनिक जो होता है ना, देश हो गया, व्यक्ति हो गया, उसके विचारों को ग्रहण करता है। समझ रहे हैं ना आप बात? उसके विचारों को ग्रहण करना हो गया एक्लचराइजेशन। जैसे आज अगर हम ब्रिटेन के विचारों को ग्रहण करें, सूट बूट पहनने, इंग्लिश बोलने, तो ये है एक्लचराइजेशन। अगर आप जो है ब्लू जीन्स पहनते हो, हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो, या आप कहो कि इंग्लिश बोलते हो, सूट बूट पहनते हो, टाई लगाते हो, ये सब चीज़ें हैं, ये क्या है? ये एक्लचराइजेशन है। हम जो है अपनी कल्चर जो है दूसरों से ग्रहण कर रहे हैं, ये एक्लचराइजेशन है। रिवर्स एक्लचराइजेशन क्या होगा कि हम वापस अपनी जड़ों में जाएं, है ना। कि नहीं हम कुर्ता पहनेंगे, नहीं हम जो है बाजरे की रोटी खाएंगे, नहीं हम जो है अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जो भी है अपनी बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ हिंदी बोलें, अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हम बोलेंगे, अपने क्षेत्रीय उत्सव हैं वो हम मनाएंगे। कि ना सिर्फ हम वही मनाएंगे कि न्यू ईयर मनाओ, कि क्रिसमस डे मनाओ, वो मनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि रिवर्स एक्लचराइजेशन क्या होता है। तो यही रिवर्स एक्लचराइजेशन इन्होंने अपनाया ब्रिटिशर्स ने भारतीय ज्ञान को देखा, भारतीय संस्कृति को जाना, भारतीय कानून क्या कहते थे उन लोगों को, वो उन सब चीज़ों को जाना। तो इसी को तो रिवर्स एक्लचराइजेशन कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि उनको भारतीय, आप कहो एक मुहावरे में वैध ठहराना था उनका। मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि भारतीय लोगों को लगे कि हम जो है कोई बाहरी आदमी नहीं है, बल्कि आपके ही अपने हैं। हम तो, हमारी सभ्यता तो एक ही हुआ करती थी बहुत सालों पहले, वो तो पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपका पतन हो गया। अब हम जो है वापस आपको उस पतन से बाहर निकालने आए हैं, और हम जो है भगवान ने हमें ठेका दिया है कि हम जो है आपको बाहर निकालें और आपको वापस सभ्य बनाएं।
है ना, ताकि हमको लगे कि यार बेचारे कितने भले आदमी हैं, ये तो देखो हमको सभ्य बनाने आए हैं और हमारी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, है ना, ये वाली बात है। इसे यूरोपीय शासकों को देश के रीति रिवाजों से परिचित करवाया ताकि वे अधिक सक्षम प्रशासन के हित में प्रजा के समाज में स्वयं को सम्मिलित कर सके। समझिए आपकी बात। और कलकत्ता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी? वेलेस्ली के काल में की गई थी, है ना। 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक विलियम वेलेस्ली का काल था। तो वेलेस्ली के काल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भारत में की गई थी। क्यों? ताकि भारत में रह के भारत की भाषा यहाँ के प्रशासक सीख सके और भारत के ज्ञान विज्ञान से वो परिचित हो सके, भारत की संस्कृति से परिचित हो सके, क्योंकि उन प्रशासकों को भारत में तो शासन करना था। तो जब प्रशासन को वो तभी संभाल पाएंगे जब वो जान पाएंगे। भाई आज हमें IAS वालों को आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि कल को हम प्रशासन करने जाएंगे जनता के बीच में, हमें बिहार अगर हमारी पोस्टिंग है, किसी की आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग आएगी, किसी की तमिलनाडु में आएगी, किसी की नॉर्थ ईस्ट में आएगी, तो हमें अब देखिए पूरी नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिहार, बंगाल, सारी जगह की हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई जाती है ताकि हमें पता है कि हाँ वहाँ क्या करना है, वहाँ किस प्रकार से बिहेव करना है। यही सब जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य रहा था। और फोर्ट विलियम को जो कॉलेज है उसकी स्थापना का एक उद्देश्य क्या था कि यूरोप में जो भावनाएं वहाँ पर चल रही थी, जो जैकोबिनवाद वहाँ पर चल रहा था फ्रांस में, उन समानता वाली विचारधाराओं से भी ये जो लोग हैं वहाँ पर प्रभावित ना हो जाए और इनको भारत में ही प्रशासन भारत में ही इनको प्रशासन के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाए, है ना। देखें वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1775 में क्या लिखा था कि ज्ञान का हर संचय जो है वो राज्य के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कोई भी ज्ञान जो है वो भारतीयों का कोई भी ज्ञान अंग्रेजों के लिए जरूरी है, क्योंकि उस ज्ञान के दम पर हम जो है कोई बात साबित करा सकते हैं कि देखो आपके ग्रंथों में ये लिखा है, जो हम कर रहे हैं वो सही है ना। ठीक, बाकी ये आप यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा, ये वही लिखा हुआ है। ये देखिए इन्होंने हमको क्या कहा कि यूरोप के दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे आर्य, और वैदिक काल में मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्य लोग भारत में आए, तो इन्होंने कहा देखिए वो आर्य थे, वो हमारे यहीं से तो आए हैं, इसका मतलब आर्यों के संतान आप हैं और हम भी बराबर आपके ही भाई बंधु हैं, इसलिए तो हम भाई बंधु हैं। इसलिए जो हिटलर हुआ करता था, हिटलर क्या कहता था कि दुनिया में दो ही प्योर रेसेस जो है ना, प्योर रेसेस मतलब दो कौम, अगर कोई शुद्ध ब्लड वाली कौम है वो कौन है? एक इंडिया वाले हैं और एक जर्मन लोग हैं, क्योंकि हम दोनों आर्यों के संतान हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो ये भी यही कहा करते थे कि देखिए भारत वाले जो है ये आर्यों की तो संतानें हैं और हमारे यहाँ से तो आर्य आए हैं, इसलिए तो हम भाई हैं और हम बाहर वाले आदमी नहीं हैं, इसलिए हमें जो है काम करने दो, अपना शासन करने दो अपने ऊपर, है ना। फिर देखिए हेस्टिंग्स की नीति देखिए कॉर्नवालिस ने त्याग दी, और कॉर्नवालिस जो है 1785 से लेकर 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है ना। कॉर्नवालिस ने ये नीति त्याग दी और उसकी जगह पर उसने प्रशासन का अधिक आंग्लीकरण करने का निर्णय उसने ले लिया। जो विक सिद्धांत हुआ करते थे, अभी विक सिद्धांत कौन सी बला का नाम है? विक सिद्धांत का मतलब है कि यूरोप में जो भी कानून का शासन हो गया, इस प्रकार की नीतियाँ वहाँ अपनाई जाती थी कि कानून का शासन हो, समानता हो, ठीक है, और आप कहो कि कार्यपालिका न्यायपालिका का विभाजन हो, ये सब चीज़ अपने क्या राजा ही कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका का कार्य किया करता था। मगर विक सिद्धांतों में क्या था कि न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, है ना। ये सब किसने लागू करना शुरू किया? ये कॉर्नवालिस ने करना शुरू किया। कॉर्नवालिस के जब सुधार हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से कॉर्नवालिस यहाँ पर सुधार करता है, किस प्रकार से जो है कलेक्टर के अधीन जो उसमें न्याय करने की उसके पास शक्ति थी उसको वो अलग हटाता है और न्यायाधीश को देता है, और कलेक्टर को तो सिर्फ वो टैक्स वसूल करने की जो शक्ति देता है ना। फिर लॉर्ड वेलेस्ली आ जाता है, वो लॉर्ड वेलेस्ली इन कदमों का जो है स्वागत करता है कि आंग्लीकरण होना चाहिए भारत में, प्राच्यवाद नहीं होना चाहिए। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में विलियम जोन्स वगैरह लोग थे वो प्राच्यवाद के समर्थक थे। अब कॉर्नवालिस आ गया, वेलेस्ली आ गया, ये सब जो है आंग्लीकरण के जो है समर्थक आ गए, पाश्चात्यवाद के समर्थक। पाश्चात्यवाद के समर्थक क्या होते थे? वो क्या कहते थे? पाश्चात्यवाद के समर्थक कहते थे कि भारत पर शासन जो किया जाना चाहिए ना, वो पश्चिमी नियमों कानूनों के अनुसार किया जाना चाहिए, विक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए, है ना। देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया जाना चाहिए, है ना। फिर प्राच्य निरंकुशता के प्रति जिससे भारतीयों को मुक्त कराना आवश्यक था, जो प्राच्य निरंकुशता थी उससे भारतीयवादियों को एक हमें मुक्त कराना था। इसी घृणा की वजह से पैदा होता है ये प्राच्यवाद, है ना, जो भारतीयों को क्या बताती थी? भारतीयों को हीन बताती थी और अलग बताती थी यूरोपीय वालियों से,
कौन? जो प्राच्यवादी विचारधारा, सॉरी, जो जो पाश्चात्यवादी विचारधारा हुआ करती थी, वो हीन बताती थी भारतवासियों को और अलग बताती थी। जबकि जो आपको प्राच्यवादी विचारधारा क्या कहती थी? प्राच्यवादी विचारधारा कहती थी कि हम दोनों बराबर की हमारी सभ्यता है और भारत के लोगों पर कानून जो है वो भारत की संस्कृति और कानूनों के हिसाब से किया जाना चाहिए राज, है ना। ठीक है, फिर देखिए यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है और इन्हीं सब का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अब देखिए पहले देखिए यहाँ पर ब्रिटिश अफसरों का मूल जनता के प्रति जो भी पिता समान रुझान दिखाया जा रहा था प्राच्यवादियों के काल में, वो विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति दिखा रहे थे, है ना। और विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति अपने देश में अतिवादी समझे जाते थे। अतिवादी होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अतिवादी होने का मतलब ये है कि जो समाज में चल रहा है, ट्रेडिशन, जो रूल चल रहे हैं, उससे हटकर कोई बात करेगा वो अतिवादी है ना। मान लीजिए अब जैसे राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय ने क्या कहा उस काल में जब स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया था, विधवा विवाह नहीं हुआ करता था, बाल विवाह हुआ करता था, तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, क्षत्रिय प्रथा गलत है। तो उनको रेडिकल कहा गया। क्यों रेडिकल कहा गया? क्योंकि उस काल में तो वो एकदम रेडिकल चेंजेस वाली बात थी ना, वो तो एकदम आधुनिक वाली बात होगी, तो उसे ही रेडिकल कहा जाता है ना। ठीक है, फिर आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोर्ट विलियम जो कॉलेज की स्थापना थी उसका उद्देश्य क्या था कि जो स्वतंत्रता के विचार फैल रहे थे फ्रांसीसी क्रांति की वजह से, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देती है। तो इन विचारों को रोकने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ताकि जो ब्रिटेन के प्रशासक जो हैं उनकी ट्रेनिंग हम भारत में करा दें और उनके बीच में कोई स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार पैदा ना हो, है ना। इसलिए भी इसका उद्देश्य बताया गया है ना। इसलिए देखिए विलियम जोन्स के भारत आगमन के बाद उनके विचारों में कोई स्पष्ट अंतर्विरोध नहीं दिखता, बल्कि रूढ़िवादी विचारधारा का क्रमिक विकास ही दिखाई हमें देता है ना। फिर अगर देखें कि कॉर्नवालिस और वेलेस्ली के काल में आंग्लीकरण की प्रक्रिया और नियंत्रणवादी प्रशासन जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है ना। वेलेस्ली जो है देखिए क्या लेके आता है, वेलेस्ली लेके आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। और कॉर्नवालिस सुधार भारत में करता है, वो कहता है कि भैया प्राच्यवाद बहुत हो गया, आंग्लवाद करना है, या पाश्चात्यवाद है उसके अनुसार होना चाहिए, विक्स सिद्धांत लागू होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी ना, वो धीरे धीरे दो उसमें प्रवृत्तियाँ उभर रही थी, उसमें एक पाश्चात्यवाद और एक हो गया अपना प्राच्यवाद, है ना। और यही देखिए इस्तेमारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया जाता है, वो सब किस लिए किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि भारत में पहले किस प्रकार से कर वसूला जाता था। तो कहते थे कि भारत में देखिए जमींदारों के माध्यम से कर वसूले जाते थे, तो स्थायी बंदोबस्त है उसमें जमींदारों के माध्यम से कर वसूले जाते हैं। फिर जो माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन वगैरह हो गए, टॉमस मुनरो, ये कहते थे कि नहीं, ग्राम समुदाय से वसूले जाते थे। तो फिर ये जो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था लाते हैं उनमें सीधे किसानों से और बाद में महालवाड़ी में महाल या ग्राम समुदाय से टैक्स वसूला जाता है, क्योंकि वो कहते थे कि देखिए भारत में प्राचीन काल से ऐसा ही होता है, भारत की संस्कृति ऐसी ही है। ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये जो स्थायी बंदोबस्त और ये है, अभी तो सिर्फ विचारधाराओं की बात चल रही है ना। प्राच्यवादी, पाश्चात्यवादी विचारधारा, डिएंटोलॉजिस्ट, टेलियोलॉजिस्ट विचारधारा मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, है ना। आगे हम उपयोगितावादी विचारधाराओं के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलें, ये सब चीज़ें उसमें वही लिखी है, आप एक बार बैठ के पढ़ना, ये सब जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया वही है। अब यहाँ पर देखिए आती है उपयोगितावादी विचारधारा आती है एक, है ना, एक होती है इंजीलवादी विचारधारा। तो इंजीलवादी और उपयोगितावादी विचारधारा ये क्या हुआ करती थी? ये ब्रिटेन का ही समर्थन करने वाली विचारधाराएं हुआ करती थी सारी की सारी। उपयोगितावादी विचारधारा होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, यानी जितना ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके ना, वो नीति सही है ना। और ये किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण? ये सुनिश्चित किया जा सकता है कानून बनाकर। इसलिए तो वो कानून बना के कहते थे कि भैया जो है भारत में सती प्रथा बंद करो, भारत में जो है विधवा विवाह को शुरू करो, भारत में बाल हत्या बंद करो। ये सब कानून बना कर कहते थे, क्योंकि उनका मानना था उपयोगितावादियों का कि कानून बनाकर जो है इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है ना। और जो इंजीलवादी और उपयोगितावादी जो लोग थे, ये दोनों का विचार ये दोनों ये मानते थे कि भारत में जो शासन हुआ है, भारत को जीता गया है, वो बिल्कुल एकदम गलत है, पाप है, अपराध है, परंतु वो पाप और अपराध अब होते रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात?
वो पाप और अपराध अब होते रहना चाहिए, क्योंकि अब देखिए उनका ये मानना था कि भारतवासी जो है वो इस अपने जो है शासन करने में खुद सक्षम नहीं है, पर जो पाप और अपराध के सहारे जो तुमने यहाँ पर शासन स्थापित किया है, वो शासन तो रहे पर उस शासन में अब सुधार होने लगे धीरे धीरे। उस शासन में ही सुधार किया जाए, शासन तो रहे पर शासन में ही सुधार किए जाए, है ना, ताकि भारत के लोग फिर जो है उस शासन का लाभ पा सकें। और ये बौद्धिक परंपराएं देखिए यही बौद्धिक परंपराएं जो इंजीलवादी और उपयोगितावादी थे, यही चाहते हैं कि भारत में जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड जो है उसका शासन बना रहे, है ना। क्योंकि इंजीलवादी तो क्या कहते थे, इंजीलवादी कहते थे भारतीय बर्बरता के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान शुरू किया था कि भारत के लोग तो बर्बर हैं, इन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, आदिवासियों के जैसे रहते हैं, तो इंसान ही नहीं है, ऐसा ये लोग कहते थे, है। और इनकी प्रकृति को बदलने के लिए ही ब्रिटिश जो है उस लोगों को यहाँ पर रहना चाहिए, भारत के लोग तो बर्बर हैं। और ये जो इंजीलवादी लोग हैं, इनकी विचारधारा का प्रमुख अगर आप कहो कि स्रोत कहाँ हुआ करता था इनका स्थान, तो श्रीरामपुर के पास जो श्रीरामपुर में जो इनकी मिशनरी हुआ करती थी, वो मिशनरी इनके मुख्य केंद्र हुआ करते थे। अब देखिए श्रीरामपुर और त्रिंकोवार में कौन से कंपनी की जो है वो बस्तियाँ हुआ करती थी, तो मैंने आपको बताया था कि डेनिश जो है श्रीरामपुर बंगाल और त्रिंकोवार तमिलनाडु में इनकी बस्तियाँ हुआ करती थी, है ना। पर देखिए बाद में ये डेनिश तो छोड़ छाड़ के बेच बाच के चले जाते हैं अंग्रेजों को, है ना। और ये जो इंजीलवादी है इसका मुख्य प्रतिपादक कौन था, चार्ल्स ग्रांट इनका मुख्य प्रतिपादक हुआ करता था, ये याद रख लीजिएगा। इंजीलवादी देखिए यूपीएससी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगी, इंजीलवादी जो है इनका मुख्य प्रतिपादक चार्ल्स ग्रांट था, सेंटेंस दे दिया। अब एक पेयर सही है, दो पेयर सही है, ऐसा आता है, आप तो एलिमिनेशन भी नहीं लगता, है ना। और देखिए उन्होंने 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने क्या कहा था कि भारत की प्रमुख समस्या वो धार्मिक विचार है जो भारत के जनता को अज्ञान में जकड़े हुए हैं। और बात तो ये सही है, अगर हम आज भी उन धार्मिक विचारों में सब जकड़े होते तो सिंधु के पार जाना पाप था, उस सिंधु के पार हम कभी जाते नहीं, तो हमें पता नहीं लगता कि देश दुनिया और भी है। समझ रहे हैं आप बात, है ना। और ये फिर कहा करते थे कि ईसाइयत की रोशनी फैलाकर जो है इनको बदलो। अब ये ईसाइयत की बात है कि ये हमारे वाले जो है अंधविश्वासों को गलत पता कर अपने वाले अंधविश्वास थोपना ये शुरू करते थे, तो अंधविश्वास इनके हो कि हमारे हो, दोनों गलत है ना। फिर देखिए आगे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर बताया गया है 1813 का चार्टर एक्ट जो आता है, वो 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है, 1813 के चार्टर एक्ट में होता है कि भारत में जो कंपनी का एकाधिकार हुआ करता था उसको समाप्त किया जाए, और यहाँ पर मिशनरियाँ जो हुआ करती थी, ईसाई मिशनरियाँ, उनको भारत में आकर काम करने की छूट दी जाए। ये 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा किया जाता है। ये एक्ट अलग से मैं आपको और पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ विचारधारा ऐसे ही बता रहा हूँ। और ये जो ये कौन सी विचारधारा किससे प्रभावित होकर है, ये उदारवादी और उपयोगितावादी विचारधारा से ही प्रभावित होकर ये एक्ट आता है। क्योंकि 1813 से पहले जो है इंग्लैंड की संसद में एक कमेटी बनती है और उस कमेटी में बाकायदा उदारवादी लोग बैठते हैं। वो उदारवादी लोग कहते हैं कि नहीं, व्यापार जो होता है ना उसके ऊपर किसी का जो है एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ये उदारवादी लोग कहते हैं, है ना। वो मुक्त व्यापार के समर्थक थे, भाई सिर्फ कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार क्यों दिया जाए, कंपनी ही क्यों लाभान्वित हो उससे, पूरा ब्रिटेन उससे लाभान्वित होना चाहिए। इसलिए देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अगर चीनी और चाय के व्यापार को छोड़ दिया जाए, चीनी मतलब शक्कर और चाय में डालने वाले नहीं, चीन के साथ व्यापार, एक तो चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को एकाधिकार को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है 1813 के एक्ट में। और ये प्रभावित किससे है, इंग्लैंड में जो उदारवादी विचारधाराएं चल रही हैं उनकी वजह से यहाँ पर ये प्रभावित हो रहे हैं, है ना। किस प्रकार से देखिए विचारधाराएं समाप्त होती हैं। और 1813 के जो इंजीलवादी चार्ल्स ग्रांट था ना, वो 1813 के चार्टर निर्माण में ये सबसे आगे था। इंजीलवादी ये व्यक्ति हुआ करता था, ये उदारवादी, है ना। फिर देखिए थॉमस मैकॉले आता है। मैकॉले उदारवादी की दृष्टि से सक्रिय प्रशासन के माध्यम से भारत की मुक्ति का उदारवादी एजेंडा तय करता था। कौन, मैकॉले क्या कहता था, कानून बनाकर भारत में जो है वो एक जो है सभ्यता यहाँ पर फैलाई जाए, ये इसका पूरा समर्थक हुआ करता था मैकॉले, है ना। फिर देखिए अगर हम देखें उपयोगितावाद में क्या था, जर्मी बेंथम नाम का एक व्यक्ति, उपयोगितावाद में जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा उदाहरण। तो जर्मी बेंथम क्या कहता था कि मानव सभ्यता का आदर्श क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी जिस कार्य से ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है वो कार्य उचित है, वो सही है। ये उपयोगितावादी विचारधारा आपको GS 4 में भी पढ़नी पड़ेगी। यानी कि अगर मान लो मैं कहूँ कि कहीं पर 10 आदमी को मारकर 20 आदमी का भला हो रहा है तो ये उपयोगितावादी विचारधारा ये कह रही है कि 10 आदमियों को मार दो ताकि 20 आदमियों को भला हो जाए।
समझ रहे हैं बात। ये उपयोगितावादी विचारधारा अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसा देने वाली विचारधारा का समर्थन करती है ना। अधिकतम लोगों का अधिकतम जो है वो सुख हो, और इसी का ये जो उपयोगितावादी विचारधारा हुआ करती थी, इसी का क्या मानना था, इसी का मानना था कि अच्छे कानून, चुस्त और प्रबुद्ध प्रशासन के द्वारा परिवर्तन जो है किया जा सकता है समाज में। इसीलिए तो ये कानून बनाकर ये जो है बनाकर हमारे यहाँ लागू क्या करते थे, ताकि भारत में सुधार हो सके। सती प्रथा का सुधार हो गया, अनेक प्रकार के सुधार। जब सामाजिक सुधार वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये किससे प्रभावित हुई, उदारवादियों से ही प्रभावित हुआ करते थे, उपयोगितावादियों से ही प्रभावित हुआ करते थे, है ना। फिर देखिए उपयोगितावाद को एक और जुझारू बनाने वाला व्यक्ति कौन था, वो जेम्स मिल हुआ करता था। और जेम्स मिल जो है, इसकी पुस्तक का नाम आप याद रख लेना, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पूछा जा सकता है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है, तो जेम्स मिल की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। फिर देखिए यहाँ पर आ जाए आप, लॉर्ड मैकॉले 1833 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया जाता है। और ये ही तो भारत में जो है इंडियन पुलिस जो एक्ट लाया जाता है और जो भारतीय दंड संहिता लाई जाती है, वो यही तो बनाता है लॉर्ड मैकॉले, है ना। लॉर्ड मैकॉले क्या कहता था, लॉर्ड मैकॉले तो यही तो कहता था कि भारत की जो है संपूर्ण ज्ञान जो है वो ब्रिटेन की कोई अच्छी सी एक लाइब्रेरी की सिर्फ कोई एक ताक हो ना, उसके बराबर नहीं है भारत का ज्ञान पूरा। समझ रहे हैं आप बात, यानी ये पूरी लाइब्रेरी की एक छोटी सी ताक में जितनी किताबें हैं उतना ज्ञान पूरी भारतीय सभ्यता में नहीं है। ये ऐसा दम्भ भरी बातें ये कहा करता था लॉर्ड मैकॉले तो, और अंग्रेजी शिक्षा पर इसने बल दिया था भारत में, है ना। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। इन्हीं के काल में तो ये विधि आयोग का अध्यक्ष बनता है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड बेंटिक के काल में 1828 से 1835 तक ये रहते हैं गवर्नर जनरल भारत के, और भारत के पहले गवर्नर जनरल होते लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और ये मिल का पक्का अनुयायी हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और मिल कौन थे, उपयोगितावादी। और उपयोगितावादी क्या कहते थे कि कानून बनाकर सुधार किए जा सकते हैं, इसलिए तो इन्होंने सती प्रथा का कानून बनाया 1828 ईस्वी में। सती प्रथा का कानून बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, है ना। ये क्या कहते थे कि भाई कानून बनाकर जो है भारत में सुधार किया जा सकता है, ठीक है ना। यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाद में अगर हम आ जाएं यहाँ पर, अगर कि भारत में देखिए शुरू में पहले सुधार नहीं किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे भारत में सुधार करने शुरू किए जाते हैं। पर फिर देखिए इन सुधारों की वजह से 1857 की क्रांति हो जाती है। और 1857 की क्रांति होती है, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए 1857 की क्रांति होने के पीछे ये भी एक कारण था कि ये भारतीय जो हमारे रीति रिवाज हुआ करते थे उनमें हस्तक्षेप करने लगे थे। ये कौन, ब्रिटेन के लोग। इसलिए भी ये भी एक कारण था भारत की जो 1857 की क्रांति होने में। इसलिए 1857 की क्रांति होने के बाद में इनका जो सुधार करने का जोश था ना, वो ठंडा हो जाता है। फिर ये जोश में सुधार करते नहीं है। उसके बाद में अगर भारतीय लोग ही अगर उसकी मांग करते हैं तब जाके ये भारत में सुधार करते हैं, है ना। जैसे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट बनाते हैं, 1882 का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट बनाते हैं, जिसमें लोकल जो जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उनको ये स्वायत्तता प्रदान करते हैं। शहरी गवर्नमेंट बनाई थी इस 1882 के एक्ट के द्वारा। तो ये जब भारतीय लोग इसकी मांग करने लगते हैं कि हमें भी शासन में हिस्सेदारी दी जाए, हम भी इस योग्य हैं कि हम शासन में हिस्सेदारी पा सकें, तब जाके ये लोग थोड़ा सुधार करते हैं, है ना। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद तो इन्होंने पूरी जातिहीनता जो है और ब्रिटिश श्रेष्ठता का दावा इन्होंने ठोक दिया था कि भाई भारतीय लोगों को सुधारा ही नहीं जा सकता, ये है ही खराब आदमी। हमने सुधार करने की कोशिश की, इन्होंने पूरा विप्लव कर दिया 1857 में। मतलब यह आदमी सुधरने लायक नहीं है। जैसा नहीं हम किसी आदमी को समझाने लगते हैं, फिर वो नहीं समझता तो हम क्या कहते हैं, तू ये आदमी बेकार है, ये सुधरेगा नहीं कभी जीवन में। तो ये ब्रिटेन वाले जो है 1857 की क्रांति के बाद में इनका ये रुख हुआ करता था, है ना। इन्होंने देखिए गोरी चमड़े वाले और काली चमड़े वाले जो है उनके बीच में विभाजन इन्होंने शुरू कर दिया, है ना, कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, आप लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। स्त्रियों से हमारी तुलना की जाने लगी कि देखिए भारत के लोग जो है वो स्त्रियों के समान हैं और बच्चों के समान हैं, इनको संरक्षण चाहिए। देखिए ये ब्रिटेन वाले अपने आप को महान बताने वाले स्त्रियों को कमज़ोर और बच्चों को कमज़ोर कहा करते थे। बच्चे चलो कमज़ोर, स्त्रियों को ये कमज़ोर बताया करते थे कि जिस प्रकार से बच्चों और स्त्रियों को जो संरक्षण की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ये भारत के लोग स्त्रीण लोग हैं, बच्चों के समान इनको संरक्षण चाहिए ब्रिटेन का। ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप तो सिर्फ बच्चे और स्त्रियों के समान नहीं हो, बल्कि आप तो हीन हो, बर्बर हो, आप तो सुधर ही नहीं सकते, आप
कभी जीवन में। ये इन्होंने 1857 की क्रांति के बाद कहना शुरू कर दिया था, है ना। और 1857 की क्रांति के बाद तो पूरा एक पद सोपान बना दिया गया था कि भारत में कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। उस श्रेष्ठता के ऊपर सबसे ऊपर कौन बैठा था? ब्रिटेन की महारानी जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। फिर भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, वाइसरॉय, वो हुआ करता था। उसके नीचे फिर राजाओं के पद सोपान पूरा निर्धारित कर दिया गया था कि कौन राजा कितना बड़ा है, वो कौन कितना सभ्य है, ये सब, है ना। यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई है। बाद में देखिए कलकत्ता नगर बनाया जाता है, तो कलकत्ता नगर में एक पूरा घेराबंदी करके बनाया जाता है कि इसमें सिर्फ गोरे गोरे लोग रहेंगे और इसके बाहर जो है दूर दूर रहेंगे काले काले लोग। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम श्रेष्ठ हैं तो हम अलग अलग रहेंगे। और इस अलग घेराबंदी में रहने का इनका एक कारण तो ये भी था कि भाई सुरक्षा, कि लोग हम पे हमला ना कर दे सीधे एकदम। दूसरा ये भी था कि भैया काले लोग अलग रहो, आप असभ्य हो, हमसे दूर रहो, हम जो है सभ्य लोग तो इधर हैं। काले लोगों का शहर अलग था, गोरे लोगों का शहर अलग हुआ करता था, है ना। फिर भारत के लोगों को तो जो कमीशन याफ्ता सिविल सेवाएं हुआ करती थी, यानी गजेटेड जो पोस्ट हुआ करती थी, उस पर इन्होंने, अंग्रेजों ने हमको नौकरी तक देना नहीं शुरू करा था। वो तो हम लोगों ने कितना लड़ झगड़ के ये कमीशन याफ्ता सेवा में नौकरी हमने हासिल करना शुरू किया। ये कब कब किस प्रकार से वो आगे और हम देखते रहेंगे, है ना। लॉर्ड मैकॉले की क्या महत्वाकांक्षा थी उसकी? लॉर्ड मैकॉले क्या कहा करता था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दो, और वो अंग्रेजी शिक्षा किस माध्यम से दी जाएंगी? अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत के आधार पर। यानी हम लोग सिर्फ जो अमीर लोग हैं, जिनके पास टाइम भी है, जिनके पास पैसा भी है पढ़ने के लिए, उनको हम शिक्षा दे देंगे। फिर वो लोग धीरे 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 नीचे वाले लोगों को जो है वो पढ़ाना शुरू करेंगे और भारत में इस प्रकार से शिक्षा आ जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को जो है भारत में नौकरी करने के लिए इंग्लैंड से अगर हम लाते हैं अधिकारी वगैरह, तो वो क्लर्क वगैरह हमें महंगा पड़ता है, जबकि भारत से मिल जाएंगे तो वो काले साहब जो है वो बन जाएंगे। वो काले देखिए इतने काले होंगे कि ब्रिटेन वालों से तो काले होंगे। अब देखिए उनमें ये कहना ये था उनका मतलब कि रुचि और बुद्धि में तो वो भारत यूरोपीय जैसे हों, है ना। रुचि और बुद्धि में तो वो होंगे यूरोपीय जैसे, क्योंकि उनको अंग्रेजी शिक्षा दे दी गई है, अंग्रेजी तमाम तौर तरीके उन्हें सिखा दिए गए हैं, इसलिए वो रुचि और बुद्धि में तो अंग्रेजी जैसे होंगे, अंग्रेजों जैसे होंगे। मगर उनके विचार जो यहाँ के रंग वगैरह और तमाम चीज़ें हैं वो भारतीय लोगों की जैसी होगी, समझ रहे हैं आप। साथ ही साथ अगर वो अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे, अंग्रेजी जैसे उनकी रुचि होगी, अंग्रेजी जैसे उनके विचार होंगे, तो वो ब्रिटेन से बनकर जो चीज़ें माल बनकर निर्माण का जो निर्मित माल बनकर भारत में आया है उसका वो इस्तेमाल करेंगे और उससे उनको फ़ायदा होगा, उनकी चीज़ें बिकेगी। भाई सूट बूट तो तभी कोई खरीदेगा जब वो अंग्रेजी जैसे सोचेगा। गांव के बूढ़े आदमी को आपने सूट बूट पहनते देखा है क्या? नहीं देखा। अंग्रेज ये शहरों में रहने वाले लोग भी पहनते हैं ना ये सब चीज़ें। पश्चिमी चीज़ों का जो है वो कौन अनुपालन करता है? गांव के लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती वो, कि जिनको इंग्लिश आती है, या जो शहरों में आ गए वो? शहरों के लोग ना। हाँ, तो वही इनका उद्देश्य था मैकॉले का कि इन लोगों को, भारतीयों को बना दिया जाए, एक काला सांप बना दिया जाए इनको, जो गोरे सांप से अधिक काला हो बस। और रुचि और आप कहो विचारों में पूरा का पूरा वो अंग्रेजों जैसा होना चाहिए, है ना। फिर 1877 का जो शाही दरबार लगता है उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। और उसमें पूरा एक निर्धारित कर दिया जाता है पूरा क्रम की कौन पद सोपान पे ऊपर है, कौन पद सोपान पे नीचे है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर देखिए 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद क्या होता है। ये 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ रखी है। हुआ क्या था देखिए, भारत में पहले अंग्रेज लोगों का मुकदमा सिर्फ अंग्रेज जज ही सुन सकता था। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि भारतीय लोग इतने सभ्य ही नहीं है कि वो अंग्रेजी लोगों को मुकदमा सुना पाए, उनके पास इतना ज्ञान ही नहीं है, वो हम लोगों को मुकदमा कैसे सुना सकते हैं, वो जज हमारे मामले में कैसे बन सकते हैं। उन लोगों को तो जो अंग्रेजी जो स्त्रियां हैं, अंग्रेजी बच्चे हैं, अंग्रेजी लोग हैं, उनकी इज्जत करना तक नहीं आती। परंतु 1800 मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 1880 से लेकर 1884 तक जो है अपने यहाँ भारत का गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड रिपन। हाँ, लॉर्ड रिपन रहता है। और इस लॉर्ड रिपन के टाइम पे ब्रिटेन में होती है उदारवादी दल की सरकार। अब आप देखिए, उदारवादी दल की सरकार है तो उदारवादी जो विचारधारा है उससे भारत की नीतियाँ प्रभावित होगी। उसकी वहाँ पर उदारवादी सरकार बनी है ब्रिटेन में, उसकी वजह से भारत में जो लिटन हुआ करता था पहले, जिस गवर्नर जनरल लिटन, जिसकी 1876 से लेकर 1876 से लेकर 1880 तक शासनकाल रहता है, ये पूरा एकदम आप कहो कि निरंकुश होता है। ये 1877 का जो है
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आता है, आर्म्स एक्ट ये लेके आता है, तमाम तामझाम ये एक्ट लेके आता है। तो जैसे ही ब्रिटेन में बनती है उदारवादी सरकार, भारत में एक उदारवादी गवर्नर जनरल आता है माफ़ कीजिएगा, जिसका नाम होता है रिपन। अब रिपन क्या कहता है, रिपन ये जो है इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट एक कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था, इल्बर्ट जो है ये बिल वाले मामले में इसने रिपन ने कह दिया कि भाई अंग्रेजी लोग जो पर मुकदमा होगा उसमें मिली जुली जो जूरी होगी ना, जिसमें काले लोग मतलब भारत के लोग भी हो सकते हैं, ब्रिटेन के लोग भी हो सकते हैं, वो मुकदमा सुना सकते हैं। तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, ब्रिटेन के लोग जो भारत में हुआ करते थे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत का व्यक्ति अंग्रेजी लोगों का मुकदमा सुन ले और उनको न्याय सुना सके। तो ये फिर देखिए विवाद के बाद में इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ गया था रिपन को, है ना। तो ये देखिए किस प्रकार से इनकी पाश्चात्यवादी विचारधारा हुआ करती थी। इन विचारधाराओं के बारे में हमने जानकारी हासिल कर लिए है ना। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। कल के लेक्चर जो होगा अपना, कल का लेक्चर, उसमें हम देख लेंगे कि संसद जो है, ब्रिटेन की संसद ने किस प्रकार से यहाँ पर कानून निर्माण में भूमिका निभाई। ये सब चीज़ों के धीरे धीरे एक एक के बारे में हम जानकारी हासिल करते जाएंगे। संसद के बारे में, फिर सेना के बारे में, सिविल सेवा के बारे में, भारत में किस प्रकार से वो होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में हम देख लेंगे कि यहाँ पर मालगुजारी वसूल करने के लिए कौन कौन सी 3 पद्धतियाँ लाई जाती है पूरे भारत में, जहाँ से यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। इस प्रकार से आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, है ना। और अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे आपका अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।